देखिए, अनफॉर्चुनेट है ये कि जो स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, उनको वो मकाम आज हासिल नहीं है जो पहले हुआ करता था। इजला के अंदर हमें देखा है कि एक आईपीएस ऑफिसर आ रहा है, एक एसएसपी जो है, एसएसपी रैंक का ऑफिसर जो है वो एडिशनल एसपी है। कई जगहों के ऊपर जिन लोगों ने उस वक्त मिलिटेंसी जब अरूज के ऊपर थी, मिलिटेंसी को नॉर्मलसी में लाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने में जब हमारे जम्मू कश्मीर के ऑफिसरान का बड़ा रोल रहा है, आज उनको बैकफुट पे धकेल दिया गया है और बैरून रियासत के लोग जो है वो यहाँ पर फ्रंट फुट पे हैं। चंद जिलों को छोड़ के जैसे किश्तवाड़ में डीसी जो है वो पहाड़ी तबका से है, रामबन में जो है वो पहाड़ी तबका से है, या इसी तरीके से कुछ जी अजला ऐसे हैं जहाँ पे हैं। हमारे पुंछ में है वो पहाड़ी तबका से 3-4 डिप्टी कमिश्नर आज की डेट पे भी जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के से ताल्लुक रखने वाले जो हैं वो हैं। जहां हुकूमत हिंद इस फैसले को या 33% जो है वो ये कमीशन में या औरतों को फ्रंट फुट पे लाना, पॉलिटिक्स में जो है वो लाना, वो हुकूमत जो है वो इसको वेलकम स्टेप कह रही है। लेकिन कांग्रेस जो अपोजिशन लीडर है वो कह रहे हैं कि हमने ये तजवीज़ जो है वो 2018 में दी थी और 2023 में भी इस मामले पे बात की। इसको आप कैसे देखेंगे? मिलिटेंसी से बढ़ के कोई चैलेंज है तो वो नशा है। जी और मैं वेलकम करता हूँ गवर्नर साहब का कि उन्होंने एक अभियान शुरू किया, एक मास मूवमेंट अवेयरनेस शुरू की। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनको इस नशा के बारे में पता भी नहीं होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे ट्रैप हो जाते हैं इसमें। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है और मुझे लगता है कि इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती जब तक कि सोसाइटी एज ए होल एक ईमानदारी से कदम ना उठाए। देखिए, उमर साहब का क्या कहना है, उनकी स्टेटमेंट शाम को कुछ होती है। जी वो श्रीनगर में एक स्टेटमेंट देते हैं और दिल्ली में जाके उनके क्या तल्लकात हैं वो तो सारी दुनिया के सामने आया है। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन न्यूज़। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त मेहमान खुसूसी है साबिक वजीर व भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नायब सदर जनाब चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब, और जम्मू कश्मीर के कई मामला के ऊपर जो है वो बात करेंगे। और सबसे पहले हम सवाल जो है वो लेंगे। चौधरी साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल है, जम्मू कश्मीर में एक पहाड़ी कम्युनिटी एक बड़ा तबका है और उससे थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी भी जम्मू कश्मीर की है, और जिसमें तकरीबन इस वक्त जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए जो ज़िला के अंदर बड़ी चेयर से या ज़िला कमिश्नर हो, एसएसपीज हों व डीएसपी हों, जो पहाड़ी कम्युनिटीज़ और गुज्जर कम्युनिटी के लोग इससे पहले ज़िला में कमिश्नर भी होते थे, एसएसपी होते थे, लेकिन वो आज की डेट में नुमाया कमी आ रही है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेट है ये कि जो स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, उनको वो मकाम आज हासिल नहीं है जो पहले हुआ करता था। जिस तरीके से बहुत सारी पोस्टें थी, डिप्टी कमिश्नर ज़िला के लगते थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स लगते थे, आज वो नहीं लग पा रहे। चंद ज़िलों को छोड़ के जैसे किश्तवाड़ में डीसी जो है वो पहाड़ी तबका से है, रामबन में जो है वो पहाड़ी तबका से है, या इसी तरीके से कुछ अजला ऐसे हैं जहाँ पे हैं। हमारे पुंछ में है वो पहाड़ी तबका से 3-4 डिप्टी कमिश्नर आज की डेट पे भी जो शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के से ताल्लुक रखने वाले जो हैं वो हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज जब ये पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की सरकार थी, उस वक्त बहुत सारी पोस्टों को जो कैडर था वो आईएएस कैडर में कन्वर्ट कर दिया गया था और आईएएस कैडर में चली गई थी वो वैकेंसीज। तो मुझे लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को इस वक्त और एलजी साहब को मिल के इस पे एक फैसला लेना चाहिए। मेरा मानना यही है कि जो लोग नए नए बाहर से आते हैं और नए नए लोग आके अजला में बैठते हैं, डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं, ना कि उन्होंने एसडीएम किया होता है, ना एडीसी का काम किया होता है, ना फील्ड में लोगों की जानकारी होती है। या सेक्रेटरीट में भी बहुत सारे ऑफिसर जो है आर्गूमेंट कैडर के आते हैं जिनको यहाँ जम्मू कश्मीर के बारे में कोई वाकफियत नहीं होती, इल्मियत नहीं होती। तो उससे बदकिस्मती है कि वो एक वैक्यूम हो जाता है लोगों में और सरकार के बीच में, वैक्यूम हो जाता है जी। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपको याद है 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसमें ये कहा गया था कि हम जो कैडर हमारा है वो कैडर जम्मू कश्मीर का कैडर ख़त्म हुआ था 19 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ जी। हमारी गुजारिश यही है, जैसे देश के गृह मंत्री जी ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, वक्तन फवक्तन कहा है
कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा। और जैसा स्टेट का दर्जा बहाल करने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि जम्मू कश्मीर का जो सर्विस कैडर है उसको रिस्टोर किया जाए, ताकि जो लोग आईएएस से भी आते हैं वो भी ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते समझते सेक्रेटरीट तक पहुँचे। ऐसा जब कोई गोवा से उठ के जम्मू कश्मीर में आएगा और 2 साल के लिए सर्विस करेगा, या अरुणाचल से आएगा तो वो 2 साल के लिए सर्विस करेगा, वो ग्राउंड रियलिटीज़ से बिल्कुल ही उसकी वाकफियत नहीं यानी होती। कई इजला के अंदर हमें देखा है कि एक आईपीएस ऑफिसर आ रहा है, एक एसएसपी जो है, एसएसपी रैंक का ऑफिसर जो है वो एडिशनल एसपी है। कई जगहों के ऊपर जिन लोगों ने उस वक्त मिलिटेंसी जब अरूज के ऊपर थी, मिलिटेंसी को नॉर्मलसी में लाने के लिए, न्यूट्रलाइज करने में जब हमारे जम्मू कश्मीर के ऑफिसरान का बड़ा रोल रहा है, आज उनको बैकफुट पे धकेल दिया गया है और बैरून रियासत के लोग जो है वो यहाँ पर फ्रंट फुट पे हैं। देखिए, ये एक टाइमली फेज है, ये निकल जाएगा और मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब बहुत संजीदा है। बहुत सारे हमारे स्टेट कैडर के ऑफिसर्स को भी अच्छे जगहों पे रखा गया है, लेकिन उसमें हमें लगता है कि कमी है और उसमें मुझे लगता है कमी उसको दूर की जाएगी। सर, इस वक्त देखा जाए जम्मू कश्मीर के साथ साथ बैरून रियासत के अंदर हदबंदी कमीशन का क़याम जो है वो होने वाला है, और उससे पहले गुज़श्ता कल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के कुछ खदशात जो है वो सामने आए और उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार, बिना नाम लिए जो है उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार जो है वो अपने मफाद में कुछ फैसले जो है वो ले सकती है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका भी तल्लक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, उमर साहब का क्या कहना है, उनकी स्टेटमेंट शाम को कुछ होती है जी। वो श्रीनगर में एक स्टेटमेंट देते हैं और दिल्ली में जाके उनके क्या तल्लकात हैं वो तो सारी दुनिया के सामने आया हैं जी। और किस तरीके से वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को चला रहे हैं वो भी सारी दुनिया के सामने नुमाया है। उनकी जो अपने एक अना और मैं क्या कह सकता हूँ अरूज पे है, और उस तरीके से वो अपने पार्टी के एमएलएस को भी बहुत बार स्नब करते हैं। और उन्होंने, मुझे लगता है 2019 से लेकर 2024 तक हमारे पास एक इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए एक मौका मिला था हमें, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को, लीडरों को, कि हम अपने आप को अंदर झांक कर देखें कि हम लोगों को एक स्टैंड फर्म लेना पड़ेगा, हम लोगों को ईमानदारी की सियासत करनी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगता है हमारे बहुत सारे सियासतदानों ने इस दौर से भी कोई सबक नहीं सीखा। दूसरी बात रही, आपने डिलिमिटेशन कमीशन की बात की है, तो ये जाहिर सी बात है कि 2002 में फ्रीज कर दिया था, नई डिलिमिटेशंस को बंद कर दिया गया था 20-25 साल के लिए, तो इस साल वो अदरवाइज ड्यू है। तो मुझे लगता है कि जैसे कल आपके सामने बिल पेश होगा मंडे को, 850 सीटें बढ़ने जा रही हैं, 540 से 543 से 850 के करीब पार्लियामेंट की सीटें बनने जा रही हैं। इसी तरीके से रियासती असेंबली की सीटें भी बढ़ेंगी और मुझे लगता है कि हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जो कमीशन बनेगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे शक व शुबात नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर से, इंसाफ की बुनियाद पे, पॉपुलेशन जो एक क्राइटेरिया होगा उस पॉपुलेशन के क्राइटेरिया की बुनियाद पे, इलाका की जियोग्राफी और टोपोग्राफी को मद्देनज़र रखते हुए हर इलाका को बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। क्योंकि ये फैसला कोई छोटा नहीं है, ये नेशनल इंटीग्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नॉर्थ साउथ को पे किस पे सुप्रीमेसी है, या साउथ की नॉर्थ पे सुप्रीमेसी, या ईस्ट की वेस्ट पे और वेस्ट की ईस्ट पे है। हमें कंट्री एज ए वन यूनिट लेके, और जो कंट्री के बेटर मफाद में हो, मुझे लगता है कि जो कमीशन बनेगा वो तमाम चीज़ों को नेशन फर्स्ट पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी की है उस नेशन फर्स्ट पॉलिसी को आगे लेके बढ़ेगी। जहां हुकूमत हिंद इस फैसले को, या 33% जो है वो ये कमीशन में या औरतों को फ्रंट फुट पे लाना, पॉलिटिक्स में जो है वो लाना, हुकूमत जो है वो इसको वेलकम स्टेप कह रही है। लेकिन कांग्रेस जो अपोजिशन लीडर है वो कह रहे हैं कि हमने ये तजवीज़ जो है वो 2018 में दी थी और 2023 में भी इस मामले पे बात की। इसको आप कैसे देखें? देखिए, उनके ज़माने में भी देखिए उनके पास तो एक लंबा कार्यकाल रहा है, एक बहुत लंबा, 60 साल तक, 65 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश में हुकूमत की है। और देखिए, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनका जो एक योगदान है हमारी स्टेट में, इसमें मुल्क की तरक्की में, मेरे ख्याल से मर्दों से पीछे वो किसी भी स्फेयर में नहीं है।
चाहे आप आर्म फोर्सेस की बात करें, मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, किसी भी फील्ड में हमारी बहनें जो हैं वो हमसे पीछे नहीं हैं। लेकिन हम इसको एज ए इंसाफ की तकाजा है कि उनको एक ड्यू शेयर मिलना चाहिए, और जो बहुत पहले मिलना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि ये जो बिल आया है 2029 के इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन मिलेगी हमारी बहनों को, और ये खुशाइन कदम होगा। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से 100 दिन की मुहिम नशा मुक्त अभियान जो है वो चलाया गया है। इंतजामिया के लिए किस तरह का चैलेंज है, लेकिन साथ ही में पॉलिटिकल जमात यानी कि भारतीय जनता पार्टी का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रहेगा, और जम्मू कश्मीर की जो दीगर मुख्तलिफ जमातें हैं सियासी, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ड्रग आज सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अगर तबाही का बाइस है कोई चीज़, तो वो ड्रग्स हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो तबाह हो रहे हैं, हमारे घर जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। आए दिन हम कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हम किसी न किसी घर को वीरान होता, उजड़ता नहीं देखते, जहाँ हम लोग मैंने देखा है वालिदैन अपने सब कुछ लुटा के, पैसा खर्च करके, अपने घर तक गिरवी रख के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, लेकिन उसके बदले में वो एडिक्ट बन के वापस आते हैं, और कई बार तो उनकी लाशें वापस आती हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस डेकेड में, जो ये डेकेड चल रहा है, इस डेकेड में अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है, मिलिटेंसी से बढ़ के कोई चैलेंज है, तो वो नशा है। और मैं वेलकम करता हूँ गवर्नर साहब का कि उन्होंने एक अभियान शुरू किया, एक मास मूवमेंट अवेयरनेस शुरू की। बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनको इस नशा के बारे में पता भी नहीं होता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे ट्रैप हो जाते हैं इसमें। तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, और मुझे लगता है कि इसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती जब तक कि सोसाइटी एज ए होल एक ईमानदारी से कदम ना उठाए। हमारे जो रिलीजियस टीचर्स हैं, चाहे वो उलमा हजरात हैं, चाहे वो बाजी हजरात हैं, चाहे वो पीर फकीर लोग हैं, चाहे वो मंदिरों के पंडित हैं या ग्रंथी हैं, या जो भी हैं रिलीजियसली, और हमें माँ की गोद से ही रिलीजियसली बच्चों को ये जहन में डालना पड़ेगा कि ये क्या बुराई है। हम जब बच्चे थे, हम छोटे थे, हमारी माँ हमें ये बताया करती थी ये बुराई है, ये बुराई करोगे तो आपको इसकी ये सज़ा मिलेगी। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो माँ की गोद से सीख के बच्चा आगे बढ़ता है उस पर अमल होता है, तो कहीं आगे जाके बच्चे ट्रैप भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों की नहीं होती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अवाम की है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो पुलिस है उसको भी इसमें एक बहुत बड़ा ईमानदाराना रोल प्ले करना होगा। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की अप्रिसिएशन करता हूँ फॉर ऑल देयर परफॉर्मेंसेस दे डिड इन मिलिटेंसी, बट मुझे लगता है कि हम अगर मिलिटेंसी को कर्ब कर सकती है जम्मू कश्मीर पुलिस, तो ड्रग को रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आज तक जितने लोग देखे हैं, मैंने जितने लोग गिरफ्तार होते हैं, पकड़े जाते हैं, वो एडिक्ट होते हैं। आज तक मैंने उन लोगों को कभी गिरफ्तार हुए सज़ा दिए नहीं देखा। मैं कहता हूँ 4-6 ड्रग पेडलर्स को शरेआम सज़ा दी जाए, जो लोग सोर्स तक कनेक्टेड हैं। अल्टीमेटली यू हैव टू प्लग द सोर्स। आप अगर पीछे से सोर्स बंद नहीं करोगे, आगे से पानी निकालते रहोगे, तो उससे कोई वो पानी कभी खत्म होगा नहीं। तो लिहाजा सोर्स को प्लग करना ज़रूरी है, कहाँ से आता है, कौन क्रॉस करवाता है। अगर तो ये अक्रॉस द बॉर्डर आता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बनती है, जो बॉर्डर पे लोग तैनात हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज़ यहाँ ना आए। अगर इंडिजिनस है, यहाँ का अपना है, तो यहाँ कहाँ से सोर्स है, कौन सोर्स है, कहाँ से क्रिएट होता है, कैसे आता है, किधर से आता है, तो इन चीज़ों को प्लग करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हर इंडिविजुअल को मिल के इस पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साबिक वजीर चौधरी जुल्फकार अली साहब मौजूद थे खास बातचीत में। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर।